हेलो माय 11th क्लास वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई जुड़ चुका हूं आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर इंग्लिश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप वैसे बोर्ड क्लास को देखकर आप लोग भी, आपके जो फ्रेंड्स कॉलीग्स वगैरह है, इनको सबको देखकर आप लोगों के भी मन में ये हो रहा होगा कि यार अगले साल हम लोग भी 12th क्लास में रहेंगे, कैसे हम लोगों के पेपर रहेंगे, कैसे हम लोग वर्क करेंगे। सो डू नॉट वरी गाइज, हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। 12th क्लास भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 11th क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको एक बात बोली थी कि यार 11th क्लास में जितना भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है आपके ग्रामर के ऊपर। बिकॉज आप अगर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि ये 11th क्लास के क्वेश्चन आंसर तो 12th में आने हैं नहीं, बट 11th क्लास में भी हम लोगों को अच्छा ही परफॉर्मेंस करना है, अच्छा अपना बेस्ट देना है। तो अगर अपन अपना बेस्ट दे रहे हैं ना गाइस, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोगों को करना ही करना है, इनको आप छोड़ के ना जाए आपके एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो कंप्लीट लिटरेचर अपन लोग देखने जा रहे हैं। पूरा लिटरेचर अपन लोग देखेंगे, पूरे को पूरे वर्ड देखेंगे, हॉर्नबिल देखेंगे, स्नैपशॉट देखेंगे, दोनों के दोनों अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या चीजें आप लोगों को छोड़ना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें अपन आज देखने वाले हैं। Sorry guys, as well everybody knows that we have completed our whole syllabus just before 1 month, but now you need to again revise all the things. अगर आप इसको देखते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएगी गाइस, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। स्टार्ट करते विदाउट। ओके गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने आप। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, याद ही रखना, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है ये, है ना। 1915 से 2014 तक इनका मतलब इनका जीवन चला। 2014 में इनका डेथ हो गई, 1915 में इनका जन्म हुआ था। और बहुत शानदार लिखा है इन्होंने आज़ादी के ऊपर से भी। एक आपने गदर मूवी देखी होगी ना, वो गदर जो मूवी है, जो गदर 2 नहीं, गदर मूवी, और जो इंडिया पाकिस्तान का वो है, तो उनकी एक मतलब इनकी जो एक लेखन था इनका, उसके ऊपर से वो लिया गया था। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन जो हुआ था उसके ऊपर, शायद पार्टीशन ही उस लेखन का नाम था, उस नॉवल का नाम था। बहुत प्यारे लेखक रहे हैं ये अपने गद्य साहित्य के। तो सबसे पहले इसी चैप्टर में से देखेंगे अपन लोग। आपको आ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में से सबको अच्छी तरह पता है कि इसमें एक ऑथर है, वो अपनी दादी जी के बारे में पूरी पूरी जीवनी बताता है, उनका बचपन उनके साथ कैसा गया दादी जी के साथ, और दादी जी ने किस तरह से उनका ख्याल रखा। दादी जी से जब वो बिछड़े, उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, तो कैसा उनके साथ सारी चीज़ें हुई, और जब वो वापस आए दादी जी का रिएक्शन क्या रहा, दादी जी की लाइफ कैसी रही, दादी जी अपना टाइम जो है वो स्पेंड कैसे करने लगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टोरी में देखी हुई थी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट, द फेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, जो वो फेस बताना आपको, वो चरण बताने लेखक के रिलेशनशिप के और उसके रिश्ते के दादी जी के साथ। बिफोर बिफोर लेफ्ट एल्स कंट्री टू स्टडी अब्रोड, जब वो विदेश गए थे ना स्टडी करने के लिए, उससे पहले कैसा बॉन्डिंग था उनका, कैसा मतलब एक रिलेशन था दादी जी का, पोते का और दादी का, ठीक है। तो ये देखना, तो 3 फेसेस इसमें देखा अपन देख रहे हैं। एक तो चाइल्डहुड में कवर अप हो जाएगा, एक बॉयहुड में कवर अप हो जाएगा, और एक अर्ली यूथ में कवर अप हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें चली थी। आपको पता है कि जब वो चाइल्डहुड में तो दादी जी के साथ ही थे, फिर वो दादी जी का और उनका दोनों का रूम जो था वो सेपरेट हो गया था। तो ये अपन लोग देखते हैं इसमें। तो ये ऐसे कैसे लिखना बेटा आपको 3 फ्रेसेस। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, आने वाला क्वेश्चन है बेटा, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या बेटा, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंडमदर हेल्प्ड हिम, जब मतलब जब वो जा रहे थे वो चाइल्डहुड में, तो दादी जी उनकी हेल्प भी कर रही थी बेटा, और मतलब स्कूल में मतलब स्कूल का होमवर्क भी करती थी उनका ना, टू गेट रेडी, उनको तैयार भी करती थी अपने लेखक को, एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और स्कूल भी जाती थी उनके साथ। जब चाइल्डहुड में, बचपने में जब अपना लेखक था, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या होता था, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, जब वो सिटी स्कूल में बस से जाते थे तो क्या होता था बेटा, he shared a room with grandmother, but he could नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। लेकिन इस बार क्या होता था, जब बॉयहुड में जब वो शेयर तो करते थे रूम, बट यहाँ पे क्या हो गया था बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी
स्कूल इंग्लिश मीडियम था, तो दादी जी जो है वो हेल्प नहीं कर पाती थी किसकी, अपने लेखक की, ठीक है। अर्ली यूथ में क्या होता था, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, एंड वाज गिवन अ रूम फॉर हिम ओन, और फिर यहाँ पर लेखक को क्या दे दिया गया था अपने अर्ली यूथ में, उसका सेपरेट रूम उसे दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जो कॉमन लिंक थी दादी जी और अपने पोते की, तो वो भी स्नैप हो चुकी थी, वो टूट चुकी थी पूरी तरह से, ठीक है। तो चैप्टर जो ये लेसन है, ये उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, इसको आपको करना ही करना है। वैसे 3 से 4 क्वेश्चन लाया हूं, तो सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है। 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। क्यों, आपको 3 रीजन बताने हैं क्यों जो ऑथर की दादी जी है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी पूरी तरह से जब वो सिटी स्कूल में जाने लगा था। सिंपल से अगर आप हिंदी में देखें इस आंसर को, तो आपको पता अच्छी तरह कि जब वो जाने लगा था तो उसकी इंग्लिश मीडियम में म्यूजिक की क्लास स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद मतलब उसको जो धर्म वगैरह है, जो आपका ये मीन्स स्क्रिप्चर्स बुक्स वगैरह है, रामायण महाभारत हो गई, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, उसको अदर तरीके से पढ़ाया जाता था। तो इसलिए जो लेखिका है वो सॉरी जो अपनी दादी जी है वो टेंशन हो चुकी थी, थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मेरे बेटों को ये क्या सिखाया जा रहा है, ये चीजें देखते हैं। द 3 रीजंस व्हाई हर मदर ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। देखते हैं क्या क्या है वो, ठीक है। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस, वो वेस्टर्न साइंस को भैया ये खोज हुई नहीं, ये फलाना फलाना, एंड लर्निंग, उस सीखने को ही वो बहुत बेकार मानती थी। मतलब जो अपनी दादी जी है वो क्या करती थी, नफरत करती थी इन चीजों से, और उसको यही बताया गया था अर्थ के बारे में जानो और ये चीजें। She was pained to know that there was no teaching of God and scripture there. वहां पर ईश्वर के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ जो बुक्स वगैरह होती, जो होली बुक्स, पवित्र किताबें होती, गीता महाभारत रामायण, इसके बारे में नहीं पढ़ाए जाते। तो वो क्या थोड़ा सा दर्द होने लगा था उनको, उनके माइंड में कि मेरे बेटों को ये क्या, मेरे पोते को ये क्या चीजें सिखाई जा रही है। एंड शी वाज एलर्जिक टू म्यूजिक, और मुझे अभी बताया, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वो म्यूजिक के की भी क्लास स्टार्ट हो गई थी, और म्यूजिक जो था वो दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, तो शी थॉट इट वाज नॉट मींट फॉर डिसेंट पीपल, और उसको ऐसा लगता था दादी जी को कि ये एक अच्छे लोगों के लिए ये नहीं होता है, ये म्यूजिक वगैरह है, और उसको यही चीज थी बेटा। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद ही रखना, ठीक है। 3 ways in which the author's grandmothers spent her days after he grew up। 3 तरीके आपको बताना है जब जो लेखक की जो दादी जी है उन्होंने अपने दिन बिताए थे उस टाइम पे जब वो बड़ा हो गया था। तो भैया क्या क्या दिन थे वो देख लीजिए आप लोग। 3 ways इन विच देखते हैं अपन कौन कौन से। शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। वो अकेली रहती थी, क्वाइटली रहती थी, शांत रूप से रहती थी, और अकेली ही अपने रूम में रहती थी। तो यहाँ पे क्या थे, लेखक तो थे नहीं, तो वो अकेली ही रूम में रहती थी। पहले तो ये सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो क्या करती थी बेटा, वो स्पिनिंग व्हील के पास बैठ जाती थी और रिसाइटिंग करती रहती थी अपने प्रेयर्स को। मतलब वो जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो जो रिसाइटिंग मतलब वो जो बार बार वो जो माला होती है वो माला को बार बार ऐसे करती थी। ओके, और इसके बाद इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो क्या करती थी बेटा, स्पेरोज को, जो स्पेरोज है उसको क्या करा करती थी, वो कुछ दाने वगैरह खिलाया करती थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। द ओड वे इन विच ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर डाइट। सबको अच्छी तरह पता है कि जब वो उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ पहले वो ड्रम वगैरह लेके आ गई थी, ड्रम बजाने लग गई थी, कुछ वॉरियर्स के गाने गाने लग गई थी। तो ऐसी सिचुएशन इनके साथ हो गई थी, तो वही अपन लोग देखते हैं। जस्ट बिफोर हर डेथ, उनके डेथ के बाद जो ग्रैंडमदर है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था सबसे बात करने से कि किसी से वो बात नहीं करेगी। पहली चीज तो ये है। ओके, सिंस ही हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट, और उसने मतलब ये मान के चलो कि जो प्रीवियस नाइट गई थी उसमें उसने मतलब ये मान के चलिए कि उसने क्या कर दिया था बेटा, जो प्रेयर वगैरह करती थी उससे भी उन्होंने मना कर दिया था। मतलब प्रेयर भी वो नहीं कर पा रही थी। वाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम, और फिर वो उसके बाद क्या कर रही थी, वो बिल्कुल होम कमिंग जो मतलब दूर देश विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो गाना गाया जाता है वही वो, जैसे अपने बेटा आ रहा है तो इसीलिए वो एक गाना गाने लग गई थी एंड ड्रम्स वगैरह को पीटने लग गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और वो कोई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सिर्फ वो समय केवल लास्ट जो समय वो शांत रहना चाहती थी। मतलब अपने इसमें रिसाइटिंग भी करना चाहती थी, बट रिसाइटिंग के लिए भी उसने एक मोमेंट पर मना कर दिया था।
शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, उसने सारी चीजें, जितने भी जो लोग उसे मना करते थे कि दादी जी आप ऐसा मत कीजिए, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड आर टेलिंग बेड्स, और वो पीसफुली शांति से वहां पर बैठ गई थी, कहाँ पे, बेड पर बैठ गई थी, बेड पर लेट गई थी, एंड प्रेइंग, और वो प्रार्थना कर रही थी, और वो मतलब प्रेइंग बीट्स वगैरह जो मंत्रोच्चारण होता है उसको वो करने लग गई थी। ठीक है, IMP है ये भी बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, कैसे स्पेरोज ने अपना दुख व्यक्त किया, चिड़िया ने, गोरैया ने अपना दुख व्यक्त किया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन करना भी है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, जो ऑथर्स की ग्रैंडमदर है ना, उनकी दादी जी, जो लेखक की दादी जी है, उनके सामने, उनकी बॉडी के सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, वहां पर उनके सामने वहां पर क्या हुआ था, हजारों की तुलना में जो गोरैया आ गई थी, साइलेंटली पूरी तरह से ऐसे बैठ गई थी वो। ठीक है, मतलब चहचहा रही थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चिरपिंग की आवाज नहीं आ रही थी, चहचहाहट की आवाज नहीं आ रही थी कोई सी भी। ओके, द ऑथर्स ग्रैंडमदर थ्रू सम, जो सॉरी मदर, जो लेखक की माँ है ना, उन्होंने उस टाइम पे कुछ क्रम्स ऑफ ब्रेड्स फेंके थे, ब्रेड्स के कुछ टुकड़े फेंके थे वहां पर आंगन में, ताकि गोरैया खाकर उड़ जाए। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, और उन गोरैया ने कोई भी नोटिस नहीं किया था, किसके ऊपर नहीं किया था बेटा, उन जो रोटी के टुकड़े हैं उनके ऊपर। और एज सुन एज द ग्रैंडमदर की कॉप्स है, जो उनकी डेड बॉडी है, कॉप्स है, वो मृत शरीर है, उसको कैरिड ऑफ उठाया गया, लेके जाया गया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और शांति से सारी की सारी हजारों गोरैया उड़ गई। ठीक है, दस स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, और इस तरह से स्पैरोज ने अपना क्या करा, सोरो व्यक्त किया, अपना दुख व्यक्त किया बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बस इतना ही क्वेश्चन है, इसमें से तो ज्यादा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट की बात हो रही है, तो बाकी आप लोग एक क्वेश्चन और बचा है तो आप देख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ओके ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आगे देखिएगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने हैं ना। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इस साल के लिए भी, और हर साल आते ही है, इसमें से क्वेश्चन आंसर तो छोड़ के नहीं जाना है। एक लड़का छोटा सा है, जोनाथन नाम है, सुजैन बेटी, अपने जो लेखक है उसकी बेटी का नाम है। दोनों ये कहते हैं कि पिताजी हम मौत से नहीं डरते हैं। छोटा सा बच्चा है 7-8 साल का, वो कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, हम सब अगर एक साथ है तो हम मौत से नहीं डरते। बेटी जो है, जिसे सर पे चोट लगी हुई है, वो अपने पिताजी को टेंशन में देखकर अपनी चोट को व्यक्त नहीं करती है, शो नहीं करती है कि पिताजी हमारी जान बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो ठीक है, वो दोनों समझदार है। पिताजी और उनके साथ जो उनकी वाइफ है, वो पूरी पूरी जान लगा देते हैं एक समुद्र में से जहाज को निकालने के लिए, अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचाने के लिए। इनके साथ दो और लोग रहते हैं, जिनका क्वेश्चन इसमें आंसर में नाम बनेगा भी, से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उन लोगों का। देखते क्या पढ़ा भी आप लोगों ने चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से, और देखा भी होगा आप लोगों ने, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो, कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें, समझ के रखें। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात आई तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। तो गाइज इतने ही क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, और उसको कर लेना, और 3 फेसेस वाले जरूर करना। ठीक है, अब अपन लोग आ जाते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में आपको पता है, एक लड़का जोनाथन नाम का है, लड़की है सुजैन नाम की, ऑथर है, ऑथर की वाइफ है, और 2 लोग और है जो कि फालतू में समुद्री यात्रा करने के लिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये लोग जो जो वेस्टर्न लोग है ना, फॉरेनर्स है ना, ये कहीं ना कहीं घूमते फिरते ही रहते हैं, हमेशा हमेशा समुद्र, कभी कभी उनने शेर को पकड़ लिया, जबरदस्ती शेर को पकड़ लिया और शेर से खिला जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इनके साथ, है ना। मेंटल कंडीशन आपको पता नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, वेरी 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 आईएमपी, आपको पता अच्छी तरह, नो प्रॉब्लम इन इट। जितने भी समुद्री यात्री थे उनके 4 से 5 जनवरी की उनकी मेंटल कंडीशन को आपको बताना है। ठीक है, 4 जनवरी के दिन क्या हुआ था बेटा, जब वो पूरा पानी जो था ना, आफ्टर पंपिंग आउट वाटर नॉन स्टॉप फॉर 36 और 36 घंटे तक लगातार जो पानी उसमें आ रहा था, और जहाज में जो पानी आ रहा था उसको बाहर निकालने के बाद द सेलर्स
फाइनली फेल्ट सम रिलीफ, और उसके बाद उनको कैसा रिलीफ सा फील हुआ। सेलर्स मतलब वही वाले समुद्री यात्री लोग। ओके, दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days, 2 दिनों के बाद उनको भोजन मिला था। हाउएवर देयर रेस्ट डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उनका रेस्ट जो था वो ज्यादा समय तक नहीं रहा, और फिर 5 जनवरी की मुसीबत आ गई उनके। क्या हुआ था उस दिन? दे फाउंड देमसेल्फ इन अ सीरियस डेंजर अगेन, उनने फिर से एक बहुत बड़े डेंजर में अपने आप को पाया। द फियर ऑफ डाइंग वॉज ओवरवेलिंग एंड दे वेंट थ्रू एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस। उन लोगों को एक जो बहुत तेज आंधी तूफान आ गया था ना बेटा, उसमें वो ऐसा लग रहा था कि उनका जो जहाज वो फंस जाएगा, वहीं पे डूब जाएंगे, और उनको फिर एक मेंटल स्ट्रेस हो गया कि ये मरमुरा जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा बेटा, ध्यान रखना। डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेटर ऑफ द इवेंट एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस। रहने दीजिएगा, कर लीजिएगा, इसमें से पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो कर लीजिएगा इफ यू डिपेंड। ओके, हाँ, what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको जो जो यंगर्स है ना, जो एडल्ट्स है, मतलब जो उनके ऑथर्स की वाइफ और वो 2 लोग जो कि हेल्प करने के लिए आए थे, और बच्चे, उन बच्चों और जो बड़े लोग हैं, उन दोनों की मेंटल कंडीशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना कि उनका कैसे, जब वो डेंजर में आ गए थे तो उन लोगों ने कैसे अपने आप को मतलब संभाला था। बड़े लोगों का थॉट बताना है और छोटे बच्चों का थॉट बताना अपने को। ठीक है, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स रिएक्टेड डिफरेंटली, दोनों ने, बच्चों ने और जो एडल्ट्स थे, जो युवा लोग थे, जैसे अब चिल्ड्रन के मम्मी पापा हो गए, वो 2 लोग थे जो हेल्प करने वाले थे, वो दोनों का रिएक्शन डिफरेंटली था। ठीक है, टू द डेंजर, उस डेंजर को देखकर, उस खतरे को देखकर। एट फर्स्ट द एडल्ट्स फेल्ट स्ट्रेस्ड, उन लोगों को स्ट्रेस फील होने लगा था, बट दे क्विकली गैदर्ड स्ट्रेंथ एंड प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशन, उस सिचुएशन को फेस करने का उन्होंने पावर फिर से लिया कि भैया हम वो करेंगे, और अपने कुल मिलाकर उन्होंने फिर से अपनी पावर को गैदर किया, इकट्ठा किया। एज थ्रू वेदर हीट, जैसे वो वेदर को हीट करते थे, दे टुक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप, और वो सारी की सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब वो इकट्ठा कर लेते थे, किसको? शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एवरीवन वोर वाटरप्रूफ, सब लोगों ने वाटरप्रूफ के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसमें कि वो अगर गिर जाए तो वो डूबे नहीं, ऐसा भी सिस्टम, लाइफ लाइन थे। ओके, एंड जैकेट वगैरह भी थे, ये जैकेट वगैरह पहने थे। हर्ब्स एंड लेरी, वो ये 2 लोग हैं जिनको वो लेके गया था ऑथर अपने नाव के, ये थोड़े से एक्सपीरियंसड है, ज्यादा एक्सपीरियंसड है। स्टेड पॉजिटिव एंड वर्कड हार्ड फॉर 3 days टू पंप आउट द वाटर। ये जो दोनों थे, हब और लेरी, इन दोनों ने पॉजिटिव रहे वो हमेशा तक, और 3 दिनों तक लगातार मतलब हार्डवर्क किया, मेहनत किया, और पानी को बाहर फेंका। द नरेटर हु वाज शेयरिंग द शिप, जो नरेटर था जो कि शिप को चला रहा था, वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय मेरी। मेरी कौन थी? उनकी वाइफ थी, ये किसकी? नरेटर की, उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। और फिर वो नरेटर क्या करता है देख लेते हैं। व्हेन द डेक वाज डैमेज्ड, जब वो डेक पूरी तरह से डैमेज हो गया, मतलब जो उसका सामने का हिस्सा था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था जहाज का, तो उन्होंने अपनी वाइफ को वो चलाने के लिए दे दिया था। ठीक है, शी ऑल्सो मैनेज्ड टू सर्व फूड आफ्टर 2 days टू स्ट्रगल, और उस जो उनकी वाइफ थी, मेरी थी, उन्होंने भी 2 दिन के बाद मतलब पूरी तरह से अच्छे से मैनेज किया और 2 दिनों तक उस नाव को चलाया। ठीक है, जहाज को चलाया। द नरेटर एज द कैप्टन शोड डिटर्मिनेशन, नरेटर ने भैया पूरा, कैप्टन ने डिटर्मिनेशन दिखाया, मतलब दृढ़ संकल्प दिखाया, करेज दिखाया, साहस दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व था उनके ऊपर कि भाई अपने जो फैमिली है उसको बचाना, वो 2 लोग जिनको मैं अपने सहारे लेकर आया उनको भी बचाना है। ठीक है, ही लेड द रिपेयर वर्क बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सेव द शिप, और उसके बाद उन्होंने मतलब पूरी सारी चीजें लीड करते हुए, मतलब नेतृत्व करते हुए रिपेयर किया, पूरे सारे वर्क को प्रोवाइड किए, सारे टूल्स वगैरह, जहां जहां पर वो जहाज वो टूट गया था उसको सही तरीके से किया, इंस्ट्रक्शंस किया उसका, इसके बाद उस जहाज को सेव किया। ठीक है, मतलब बचाया वहां से। ही ऑल्सो हेल्प्ड शेयर द शिप टुवर्ड्स द आइलैंड, और आइलैंड तक पहुंचने तक उसने उसको चलाया। फिर उसके बाद अपनी वाइफ को उसने रिप्लेस करने के बाद फिर से। मीनवाइल जो चिल्ड्रन थे वो रिमेन पेशेंट, उनको बहुत प्रेशर था और वो बहादुर थे। डिस्पाइट हर इंजरीज, एक इंजरीज थी सुई को, मतलब सुजैन को एक इंजरी थी, एंड डिड नॉट कंप्लेन टू हर फादर, वो अपने पिताजी को क्या नहीं करती है? कंप्लेन नहीं करती है। एंड जॉन, जो जॉन नाम का लड़का है, मतलब वो जोनाथन, ओके, शोड ग्रेट करेज, और उसने भी करेज दिखाया, क्या कहते हुए कि ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई एज लॉन्गर इफ दे वर ऑल टुगेदर, अगर वो सारे के सारे टुगेदर है, एक साथ है, तो वो मौत से नहीं डरते, और इसी चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। द 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स 4th and 5th का जनवरी, एंड दिस वन क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑल्सो। बच्चों का और बड़ों का आपको क्या रिएक्शन दिखाना है कि जब वो डेंजर में फंसे थे तो बच्चे और बड़े कैसे, किस तरह से बताया था, है ना। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म? ओके,
ठीक है, इसके बाद तो मुझे इसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहे, तो बाकी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और भी है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक, हाँ अब आप बोलोगे सर फिर सारे क्वेश्चन लेके क्यों आए आप, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। अंडरटेक टू एडवेंचर्स एक्सपेक्टेशन expedition despite the risk involved. We have come across the like okay, gale and storm. Leave it. Here are the terms फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बाकी ज्यादा इसमें मुझे लग नहीं रहा है। इसमें से जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई दिक्कत की बात। डिस्कवरी ऑफ सागा तट, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजिप्ट के एक राजा की कहानी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद ही रखना आप लोग, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। मम्मी को जब तोड़ा गया था तो उसका सिटी स्कैन किया गया था, तो क्यों किया गया था, उस मम्मी का सिटी स्कैन क्यों किया गया था? टट्स मम्मी वाज सिटी स्कैन, उसका सिटी स्कैन किया गया था इन द ईयर 2005 में उसका सिटी स्कैन किया गया था। आगे सिटी स्कैन के बाद क्या हुआ था देख लेते हैं। सिटी वाज यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन टट्स एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसको बताया गया था कि उसके टाइम के डेथ के टाइम पर क्या हुआ था, क्या सीन हुआ था, क्या चीज उसकी डेथ और वो सारी चीजें पता करने के लिए उसका सिटी स्कैन किया गया था। एज वेल एज द रीजन फॉर हिज डेथ, और उसकी डेथ का रीजन क्या था, वो मरा कैसे था, इसलिए भी उसका सिटी स्कैन किया गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकी जो मम्मी थी वो फर्स्ट टाइम जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ढूंढी थी, उनके ऊपर केस लगा दिया गया था कि सोने चांदी के चक्कर में उनको पूरी एक राजा की एक पूरी जो ताबूत था उसको खराब कर दिया गया। तो इसके लिए भी उनका सिटी स्कैन किया गया था कि ये सच है या झूठ है ना। आगे बढ़े, ठीक है। When did the king Tut die? कब मरा था किंग टट, ये आपको बताना है। What place was chosen to lay his corpse, और उसका कौन सा प्लेस था उसको चूज किया गया था, उसकी कॉर्प्स को जहां पर दफनाया गया था। एंड when was his mummy discovered, और कब उसका मम्मी जो है वो डिस्कवर किया गया था। ओके, मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, 3,300 साल पहले की बात है। किंग टट वाज डाइड, वो मरे थे उस टाइम पर जब इनकी जो डेड बॉडी थी उसका स्कैन किया गया था, तभी ये पता लगा है। ही वॉज अ यंग एम्परर, वो एक यंग एम्परर थे। गवर्नमेंट हिज एम्पायर, वो अपने एक एम्पायर को, अपने राज्य को चला रहे थे, साम्राज्य को चला रहे थे। एंड बेयरली 9 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वो कितने साल के थे, 9 साल के थे। ही वॉज ब्यूरिड 26 फीट बिलो इन अ टॉम इन द किंग्स थेप्स वैली, और वो क्या वो उसको मतलब 26 फुट जो था नीचे एक टॉम था उनका, उसमें उनको सारी सही तरीके से दफनाया गया था। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी याद रखना आप लोगों को कि उनको जब दफना गया था तो उनके साथ सारे सोने चांदी जेवरात वगैरह सब रख दिए गए थे, उनके कपड़े लत्ते सारी की सारी चीजें। रीजन कि उनका एक मानना था, एक मिथ था उनके दिमाग में, वहां के लोगों के दिमाग में, कि जब इनका जन्म होगा तो ये सारी चीजें इनको फिर से प्रोवाइड हो जाएगी। अब ये संभव है असंभव है, वी ऑल्सो डो नॉट नो अबाउट इट। हाँ इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी, ठीक है। हाँ, व्हाट थिंग्स फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द फेनररी ट्रेजर रिकवर्ड फ्रॉम द टच स्टॉर्म, कौन सा जो चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें से निकाली गई थी, अपन ये भी देख लेते हैं। अभी जो बताया था वही है। फेनरल्स वेल्थ डिस्कवर्ड, उसके जो वेल्थ है फेनरल में से जो आपकी पूरा दफनाया गया था उसमें से जो निकला था, कौन कौन सी चीजें डिस्कवर कर दी। टम्स फ्रॉम इंक्लूडेड प्योर गोल्ड, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी बेटा, नेकलेस वगैरह थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, सैंडल्स थे, द इनर कॉफिन थे एंड अ मास्क, ये सारी चीजें उसमें से निकाली गई थी। मतलब उनका यहीं से इनका मानना लगा था कि वहां के लोगों को ये बिलीव था कि ये सारी चीजें रख देंगे तो अगले जन्म में हमारे राजा को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, हु वाज हावर्ड कार्टर, ये हावर्ड कार्टर वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो इसकी मम्मी को तोड़ा था। इसकी मम्मी नहीं निकल पा रही थी तो उसने पूरा मतलब डेड बॉडी को पूरा तहस नहस कर दिया था, आधा फोड़ दिया था। गोल्ड से था, पूरा प्योर गोल्ड था। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था ये हावर्ड कार्टर, याद रखना इसका नाम, डिस्कवर टट्स टॉम इन 1922 में इन्होंने डिस्कवर किया था इसे। ही अमेज्ड द मोस्ट वैल्यूएबल रॉयल कलेक्शन, उसने वहां पर सभी लोग जितने भी रॉयल कलेक्शन थे उसको अमेज्ड कर दिया था जब उसने ये सोचा था। वो खुद अचंभित हो गया था इस बात को देखकर। एज वेल एज डेली आइटम्स सच रेजोर्स, क्लॉथ्स, फूड एंड वाइन, मतलब दारू की बोतल भी रखी थी कि राजा को कोई दिक्कत नहीं हो पीने में, समझ रहे हो। टट्स मम्मी वाज ब्यूरिड इन अ सॉलिड गोल्ड कास्केट, सॉलिड के गोल्ड कास्केट में वो रखी हुई थी उसकी मम्मी जो थी, डेड बॉडी जो थी। एंड ही सो ही हैड टू लिटरेट इट
पीस बाय पीस, और उसको फिर उसको भाई क्या उसको लिबरेट करना था, उसको अलग अलग करना था पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में, एंड solidified reasons rebuilt to place it in a wooden box before burying in its tomb. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, उसके टॉम को पूरी तरह से मतलब फिर से दफनाना था और उसके गोल्ड वगैरह को निकालना था, तो यही चीज थी इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फराओ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, मैं अभी इंपॉर्टेंट भी लगाता जाता हूं क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, वाई वाज आकेटन, व्हाट हु वाज आकेटन, आकेटन कौन थे, व्हाई वाज ही कॉल्ड क्रेजी, उनको क्रेजी क्यों कहा जाता था। आकेटन जो था वो एक ल्यूनेटिक किंग था, है ना। आकेटन फर्स्टर्ड द वर्शिप ऑफ अटेन द सन ऑफ गॉड, मतलब आकेटन और अटेन दो, ये मतलब दो एक तरीके के दल थे, दो बढ़ गए थे, एक आटेन को मानते थे, एक आकेटन को मानते थे, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट आकेटन ये एक दल था बेटा, है ना, एक जैसे अपने उसमें होता है ना कि मतलब जैसे एक क्या जैन धर्म हो गया, एक बौद्ध धर्म हो गया, तो ऐसे ये थे, और आखेटन एक राजा था तो उसके नाम पे आखेटन का एक वो चल रहा है, और आटेन का उधर से चलता आ रहा था, ये चीज थी। ओके, ये जो आटेन थे ये किसको मानते थे, ये सूर्य की पूजा करते थे। आखेटन चेंज्ड हिज नेम, आखेटन ने अपना नाम चेंज कर लिया था, ही रिलोकेटेड थेब्स रिलीजियस कैपिटल टू अ न्यू सिटी ऑफ अखेन एंड आइसोलेटेड आमुन, और आमुन में वहां पर मतलब ये आमुन भी एक नई वो कर दी थी उसने, मतलब राजधानी बना दी थी उसको। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए देखने को आपके एग्जाम में मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाउ वाज टट एबल टू अंडू द एक्टिविटीज ऑफ आखेटन, भैया किस तरह से आखेटन की एक्टिविटीज जो थी वो टट मतलब एबल था उसको सेम करने के लिए, देखते हैं क्या होता है इसमें। टट द मोनार्क वो था, चेंज हिज नेम टू टूटन खातून, टूटन खातून के नाम से इन्होंने नाम रख लिया था, अपने जो भैया जी थे अपने किंग टट थे उन्होंने। व्हेन ही रिवीव्ड द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द गॉड आमुन, और वो भाई कुल मिला के उन्होंने ये कहा था कि भैया गॉड आमुन की जो है ये आप वर्शिप कर रहे हो, अब ये वर्शिप नहीं होगी, तो उन्होंने चेंज कर लिया था, टूटन खामून कर लिया था, ऐसा कुछ नाम रख लिया था। टट वॉज टट रूल्ड फॉर अराउंड 9 ईयर्स, उन्होंने 9 साल तक वो किया था, और इतनी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, सबको पता था, ठीक है। ओके, डू वी नो व्हाट डू वी नो, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट इतना ज्यादा भी नहीं है। एलिंग प्लेनेट एक बीमार ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस साल के लिए, और आने वाली चीजें हैं इसमें से भी, ठीक है, देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे, एसे का थीम क्या है बेटा, ये कुल मिला के बात ये ग्रीन मूवमेंट के ऊपर से लिखा गया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो, हमारी अर्थ जो है वो भाई खराब हो रही है, उसका हालत बिगड़ रही है, उसके पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, तो अपन देखते हैं ये क्या है। तो इसका थीम क्या है बेटा, द एसे फोकसेस ऑन द detroiting condition of our planet due to human greed and environmental neglect। भाई ये ऐसे जो है वो किस कंडीशन की ओर जो है वो फोकस कर रहा है, ये अपने को बताता है कि जो हमारा प्लेनेट है ना बेटा उसकी ओर फोकस कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग का जो लालच है और जो पर्यावरण है उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है ना, पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, उसको अनदेखा किया जा रहा है, उसके ऊपर से ये ऐसे लिखा गया है। ओके, नानी पालकी वाला हाइलाइट्स, नानी पालकी वाला इसके ऑथर थे। हाउ रेकलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज एंडेंजर्ड द अर्थ्स इकोलॉजिकल बैलेंस। भाई कैसे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना पूरा को पूरा, ये रेकलेस चीजों का किस तरह से नेचर को ये वो कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरह से जो परिसंचरण तंत्र है इसका, जो पारिस्थितिकी तंत्र है किसका, अपनी पृथ्वी का इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसको कैसे बैलेंस को अनबैलेंस कर रहा है, ये बता रहे हैं इसमें। द एसे ऑल्सो प्रेजेस द ग्रीन मूवमेंट, ये भाई प्रशंसा करता है ग्रीन मूवमेंट की विट फॉर ब्रिंगिंग ग्लोबल अवेयरनेस टू द नीड फॉर स्टेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल स्टुअर्डशिप, मतलब अपने आप को जगाने के लिए ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब अपने आप को कुल मिला के बताने के लिए कि अवेयरनेस आप लोगों को रखना है, ये उस चीज की ओर भी फोकस करता है। ये ऐसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, कई बार आ चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना 11th क्लास। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एलिंग प्लैनेट, एलिंग प्लैनेट से कहने का मतलब बीमार ग्रह, ठीक है। फ्रेंड्स, एलिंग प्लैनेट रिफर्स द अर्थ्स वर्सेनिंग हेल्थ caused by pollution, ओके, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। ये जो जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह, इनको करने के लिए भाई हम लोग जो पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं ना, तो ये
पृथ्वी के एक बेकार हेल्थ को दर्शा रहा है, वर्सनिंग हेल्थ को दर्शा रहा है, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति की तरह, द प्लेनेट शोज सिम्टम्स ऑफ डिक्लाइंड श्रिंकिंग फॉरेस्ट, भैया पूरे फॉरेस्ट को खत्म करना, डिक्लाइन करना, इन सिम्टम्स को, प्लेनेट को पूरी तरह से खराब करना, ओके, डाइंग रिवर्स, रिवर्स का खत्म हो जाना। एंड अब सही तरीके से देखो ना तो बिल्कुल सही भी है यार, और ये ह्यूमन जो उसका जो उत्तरदायी होना था जो नहीं हो पा रहा है उसको, तो उसको दिखा रहा है, ये इसे डायरेक्टली शो कर रहा है अपने ऊपर, है ना, ठीक है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू ऑफ लुकासा जाम्बिया सिग्निफाई, ये एक द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एक मिरर के ऊपर लिखा था, ओके, कहां पे, जाम्बिया में था ये, और वहां पर ये लिखा था, तो ये क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है, क्या नोटिस करता है। जब वो मिरर लगा होता है और जब अपन उसमें देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं और उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, तो हमेशा बोलते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जो भी व्यक्ति एनिमल है वो ये इंसान है। तो हम क्यों हैं ये देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल in the cage in the Lukasa Zoo in Zambia indicates the main आदमी को इंडिकेट करता है बेटा वो, he has always been a completely self centered being, वो जो कि सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचकर वो आगे बढ़ता है। भैया कुल मिला के आपने घर बनाया है तो अगर उसमें 1% भी लकड़ी यूज हुई है तो आपने पेड़ को काटा हुआ है, और पेड़ काटा है तो आप लोगों ने डेफिनेटली फिर वो लकड़ी करी, तो भाई इससे पृथ्वी का क्या होगा। मतलब इंसान के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि उसको जहां जहां भी प्रॉब्लम लगी कि ये मेरे बीच में आ रहा है, ये प्राकृतिक चीज मेरे बीच में आ रही है, तो वो उसे खत्म कर देता है। हमें ऐसा लगा कि डायनासोर हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में हमने डायनासोर को खत्म कर डाला। अब डायनासोर विलुप्त तो हो गया, आज डायनासोर का एक भी नामो निशान नहीं मिटता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। Even though man is civilized and has advanced for beyond all the other animals, वो आदमी जो है वो बहुत सिविलाइज्ड हो चुका है, नागरिकीकरण कर चुका है वो इंसान व्यक्ति जो है ना, और बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, एनिमल से परे हो चुका है। एनिमल सोच भी नहीं सकते, जानवर तो सोच भी नहीं सकते। हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ए वर्ल्ड बेस्ड ऑन कोऑपरेशन हैज येट टू टेक शेप, और अब क्या है, एक तरीके का प्रकार ले चुका है, एक तरीके का आकार ले चुका है मानव का जो है वर्क, है ना। देखो आप खुद समझने की कोशिश करो यार कि एक टाइम पे एक ही कोई मतलब एक महाद्वीप वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना। अब भाई महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप है, ठीक है। जो है एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया। एक टाइम पे सबको एक सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, तो अब सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था तो भाई कितनी अच्छी चीज थी। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमारे ये भाषा के तौर पर हम इस देश से अलग हो जाते हैं, या फिर संस्कृति के तौर पर हम अलग हो जाते हैं, तो हम अलग हो गए। हम देश को भी अलग नहीं, हम रुके नहीं, फिर देश को हमने राज्यों में तोड़ दिया, राज्यों को जिलों में तोड़ दिया, जिलों को मतलब जहां जहां हम लोगों को ऐसा लगा ना कि हमारी ये चीज हो रही, तो हमने वो चीजें करी, हमने पृथ्वी को देखा ही नहीं कि उसको क्या चाहिए, है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट एवर प्रॉब्लम, एंड दिस ऐसे डायरेक्टली सिग्निफाइज टू अस दैट वी शुड फील, वी शुड थिंक दैट व्हाट डज द अर्थ वांट टू अस, क्या चाहिए हमें अर्थ से। तो प्लीज गाइस समझने की कोशिश करो। वी ह्यूमन, जो हम लोग ह्यूमन बींग है, लाइक ऑल अदर बींग्स, हम दूसरों की तरह ही है, एंड वांट टू रूल दिस प्लेनेट रेदर देन कोएग्जिस्ट विद इट। हम इसके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, और हम इसके साथ मतलब इस पर एक तरीके का क्या रूल करना चाहते हैं, हम रूल कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो हमें पसंद नहीं है वो हम हटा देते हैं धरती से, है ना। That is why we frequently forget that human cannot sustain themselves on their own. ये रियलिटी है, ये लाइन बिल्कुल रियलिटी है। मानव कभी भी ये समझ सोचना बेटा कि वो हमेशा के लिए ऑन द अर्थ रहेगा, कोई ना कोई मानव की तुलना में दूसरा व्यक्ति जरूर आएगा। व्यक्ति ही हो वो जरूरी नहीं है, एलियन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वन डे दोज विल कम, ओके। एंड शायद 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद मानव जो है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद कोई दूसरा, या सिद्ध हो सके कि कोई जानवर में इतनी शक्ति आ जाए, सोचने समझने की क्षमता आ जाए, और वो जानवर हम लोगों को खत्म कर सके, तो जानवर फिर इसके ऊपर राज करेंगे, रूल करेंगे। तो दिस इज द थिंग, ये कहना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। Why does the author ever that the growth of the world population is one of the strongest factor is
डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्यों जो है वो ऑथर ये कहता है कि जो इंसान का जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा मतलब ये फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, मानव की सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। रीजन क्या है इसके पीछे? जो ऑथर ये सब बिलीव करता है कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना बेटा, ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पावरफुल फैक्टर ऑफ डिस्टोर्टिंग फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिकॉज क्यों है वो ये सब क्यों कह रहा हूं? बिकॉज a growing population not only increases food demand but also depletes current resources at an अनरिकवरेबल रेट। भाई कुल मिला के केवल वो पॉपुलेशन को ही नहीं बढ़ाता है और केवल भोजन वगैरह की चीजों को नहीं डिमांड करता है, वो कुल मिला के ऐसे साधनों के भी डिपेंड करता है और ऐसे मतलब रिकवर ही नहीं किया जा सकता है ऐसी चीजों को भी, ऐसी दरों को भी वो मतलब मानव जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो वो समझता है उस चीज को कि मुझे ये चीजें चाहिए। भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं होती तो इतने ज्यादा पेड़ भी नहीं कटते, इतने ज्यादा पेड़ नहीं कटते तो हमारी धरती जो है वो हरियाली भरी रहती, हरियाली भरी रहती तो भाई नेचर भी बैलेंस्ड रहता, नेचर बैलेंस रहता तो बहुत अच्छे तरीके से बारिशें भी होती है। अब बारिश साला समझ में नहीं आ रहा कि बारिश के टाइम पे बारिश हो नहीं रही है, ठंड में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, ठीक है, कभी समझ में नहीं आता, कभी ओले गिरने लग जाते हैं, कोई बेमौसम बरसात हो जाती है, मतलब अलग ही चल रहा है सारी की सारी चीजें। तो ये इंडिकेशन है नेचर का कि नेचर बहुत ज्यादा एलिंग हो चुकी है और हमें उसे समझना भी चाहिए। ओके, फर्टिलिटी रेट्स आर डिक्लाइनिंग एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स। भाई कुल मिला के बात ये है कि ये सारी की सारी चीजें है ना, फसल जो उत्पादन है वो भी भाई कुल मिला के बहुत ज्यादा होगा तो मतलब उसको मतलब कुल मिला के काटना पड़ेगा उन सारी चीजों को, ठीक है। इसके बाद राइज, बहुत ज्यादा राइज होगा, ये जो फसल का उत्पादन है वो इंक्रीज कराना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना। ये सारी चीजें, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो रही है हर जगह पर, भैया स्कूलें वगैरह खोलनी पड़ेगी, तो ये चीजें हैं, बड़ा क्वेश्चन है बट कर सकते हो आप लोग चाहो तो, इसे डिपेंड्स ऑन यू बेटा, ठीक है। ठीक है, द एडवेंचर पे आ जाते हैं। एडवेंचर चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है तो इसको भी अपन लोग समझ देते हैं। यू नाइदर ट्रेवल्ड to the past nor future, you were in the present, okay, experiencing different world। ये क्यों कहना चाहता, why, ये लाइन क्यों है, why, है ना, ठीक है। द स्टेटमेंट वाज सेड बाय राजेंद्र टू प्रोफेसर गायतोंडे। प्रोफेसर गायतोंडे को कहा गया है राजेंद्र के द्वारा ये, एज ही मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है वो व्यक्ति, ठीक है, राजेंद्र। और वो प्रोफेसर गायतोंडे से क्या बोलता है, ही हैड अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस फॉर 2 days इन एन अल्टरनेटिव रियलिटी। एक जो भैया जो अभी अपन नहीं मान रहे हो वो वास्तविकता से उसका 2 दिन का वाकई में वो रहा हुआ है, उसका अनुभव रहा है, तो वो बता रहा है राजेंद्र प्रोफेसर गायतोंडे को। इट वाज वन एट अ टाइम एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये उसका एक मतलब एक टाइम एक्सपीरियंस था उसका, जब वो वहां गया था, दूसरी दुनिया में चला गया था, आपको पता ही होगा उसको, है ना। ही नाइदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नोर टू द फ्यूचर, ही वाज इन द प्रेजेंट ऑल टाइम, मतलब वो पास्ट में भी नहीं गया था, फ्यूचर में भी नहीं गया था, वो प्रेजेंट में ही था। ये ऐसा कहने का मतलब है राजेंद्र का प्रोफेसर गायतोंडे को, ठीक है, ठीक है। यू हैव पास्ड थ्रू द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मोर करेक्टली। ये देखो बेटा, ये पॉइंट्स है तो इन पॉइंट्स को भी आप लोगों को याद करना, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Why do you think Professor Gaitonde decided never to preside over meeting again? वो एक भाई कुल मिला के एक क्यों सोचते हैं प्रोफेसर गायतोंडे, आपको पता होगा जब वो पास्ट में चले गए थे तो वो एक मीटिंग हुई थी और वहां पे धड़ल्ले से कुछ ने मारा था उनको, उनका मोबाइल भी गिर गया था, फोन भी गिर गया था, तो उस टाइम पर क्या होता है और उसके बाद वो क्या डिसाइड करते कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा भाषण देने के लिए नहीं जाऊंगा। वेन इन द डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में जब वो जाते तो प्रोफेसर जो थे वो नोटिस करते द एम्प्टी प्रेसिडेंटल चेयर, वो चेयर एक याद ही होगा, पढ़ा हो तो आप लोगों ने, चेयर को वो करते हैं ऑन द स्टेज इन द ऑन गोइंग लेक्चर, वो भैया लेक्चर चल रहा होता है उसमें, तो ही ट्राइड टू सिट ऑन इट, और वो सीट बैठना चाहता है उस पर, एज इट शुड नॉट बी रिमेन एम्प्टी, तो ऐसा उनको लगता है कि ये खाली नहीं होनी चाहिए कुर्सी, तो वो भैया अपने गायतोंडे साहब जाते हैं, है ना, तो वहां पे बैठ जाते हैं। ही वॉज आस्क्ड टू मूव अवे बाय द स्पीकर, और उसके बाद वो कहते हैं, वो जो स्पीकर जो बोलने वाला है उसको हटते, भैया तू हट जा, मेरे को बोलना थोड़ी सी चीजें। लेटर व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग ऑन द माइक, जब वो माइक पर बोलना स्टार्ट करते, द ऑडियंस वाज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, ऑडियंस जो थी वो उसे सुनना ही नहीं चाहती थी, ऑडियंस उसे इग्नोर कर रही थी कि भाई तुम मत बोलो, जो मेन व्यक्ति उनको बोलने दो, क्योंकि पहले चेहरा देखा था, पहली बार देखा था, ठीक है। ये होता है ना कभी कभी हम लोगों को विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनिंग करने की आदत देखने, तो कोई दूसरा बैट्समैन आ जाता है ओपन पे, भाई हट जा यार प्लीज यार, रोहित शर्मा या विराट कोहली का जाना, तो ऐसा सीन है इसमें।
There grew many objects at him and asked him to move aside. और भाई कई सारे ऐसे चीजें हुई वहां पर, और हर एक को उन्होंने एक ही बात बोली कि तुम थोड़ा सा हट जाओ, मेरे को बोलना है. दे फिजिकली लिफ्टेड हिम फ्रॉम द स्टेज, और उसको फिजिकली पकड़ के स्टेज से फेंक देते. किसको? अपने गायतोंडे साहब को. सच एक्सपेंसेस प्रॉम्प्टेड प्रोफेसर टू नेवर प्रेसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन. और फिर यही जो इंसिडेंट्स होती है यही बताती है कि भाई मैं कभी भी स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा. ये चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा. हु वाज प्रोफेसर गायतोंडे एंड वेयर डिड ही हेल्प फ्रॉम? वो कहाँ गए और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? तो वो एक हिस्टोरियन गायतोंडे है. वाज अ नेटिव ऑफ पुणे. वो कहाँ के है बेटा? पुणे के हैं, याद रखना. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से, ध्यान रखना. व्हाट वाज हिज डेस्टिनेशन एंड व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ विजिट? क्या उसका डेस्टिनेशन था, कहां जाने की सोच रहे थे वो, और उनका पर्पस क्या था जाने का? ही वॉज ट्रेवलिंग टू बॉम्बे. बेटा बॉम्बे के लिए वो जा रहे थे. ही डिजायर्ड टू विजिट द लार्ज लाइब्रेरी एंड एग्जामिन द हिस्ट्री सेक्शन इन ऑर्डर टू लर्न हाउ द करेंट सिचुएशन कम टू बी. वो मतलब एक लाइब्रेरी में जाने वाले थे बॉम्बे की, और वहां पर वो पता करने जा रहे थे, ये जांच पड़ताल करने जा रहे थे, एग्जामिन करने जा रहे थे कि इतिहास के बारे में, कि कैसे भैया मतलब जो आने वाला सिचुएशन है वो कैसे, करंट सिचुएशन कैसे बढ़ रही है, कैसे चल रही है. ठीक है, और एक डेट का भी एक वो था कि ये डेट कैसे चेंज होती है और ये चीजें है ना. What did he feel about his duty as a historian? वो क्या महसूस करते हैं ड्यूटी के बारे में एक इतिहासकार के रूप में? गायतोंडे जी जो थे वो फेल्ट इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ हिस्ट्रियन टू हैव कंसिडर्ड लॉन्ग एगो हाउ टू डिटरमाइन द कज ऑफ द चेंज स्टेट ऑफ अफेयर्स. जो भी ये घटनाएं घट रही है, जो र्यूमर्स चल रहे हैं, जो प्रेजेंट की घटनाएं घट रही है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, और चेंज करने के कारण जो है वो क्या हो सकता है. इसलिए वो डिटरमाइंड थे अपने काम को लेकर, और वो एक हिस्ट्रियन के रूप में वो अपनी इसे कर्तव्य समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं. ठीक है, सिल्क रोड एंड वॉइस ऑफ द रेन. सिल्क रोड को भी देख लेते हैं अपन लोग. सिल्क रोड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम. पोएम में दो वॉइसेस है. सिल्क रोड को पहले देख रहे हैं अपन लोग, सॉरी वॉइस ऑफ द रेन में. वॉइस ऑफ द रेन, who do they belong to and in which lines indicate this? Okay, सबसे पहले अपन लोग वॉइस ऑफ द रेन को देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट पोएम है, ध्यान रखना. द वॉइस इन द पोएम, दो लोगों की वॉइस है उसमें. एक तो वॉइस ऑफ द रेन, एक तो रेन की आवाज है, एक बारिश की आवाज है, एंड द वॉइस ऑफ द पोइट, और कवि की आवाज है. ध्यान रखना इसे. द लाइन विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन, ये क्या था? वो खुद बोलता है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं पोएम अर्थ की क्या हूं? कविता हूं. ये और ये बताती, ये लाइन क्या बताती है कि वो वॉइस ऑफ द रेन है बेटा, वो बारिश की आवाज है. सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ये कहती है वॉइस ऑफ द रेन. एंड द लाइन विच इंडिकेट्स द वॉइस ऑफ द पोइट, अब कौन सी लाइन है? एंड हु आर दो, वे पूछते हैं कभी उससे, ये दूसरी या तीसरी लाइन है. हु आर दो, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. और ये आगे भी बोल रहे हो कि ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर से बोल रहा हूं मैं. कभी कभी बोलता है कि हु आर द, तुम कौन हो. द मतलब ओल्ड वर्ड है ऑफ इंग्लिश, है ना, ध्यान रखना. वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, क्यों रखी गई थी वो ब्रैकेट के मतलब उस ब्रैकेट के अंदर? तो द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट के अंदर के, बिकॉज दे आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द पोइट. कवि के द्वारा ऑब्जर्व की गई वो जो चीजें थी. ओके, एंड हिज थॉट्स, और उसके विचार थे उसमें, उन दो लाइनों में. ही मेड सिमिलरली बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक. वो सिमिलरली मतलब वो रेन को और म्यूजिक को दोनों को समान रूप से मानता है. ठीक है. What does the phrase strange to tell mean? इस strange to tell का मतलब क्या होता है इस पोएम में? ठीक है, द फ्रेज strange to tell means इट वॉज स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन. और जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन है वो उसके लिए मतलब अजीब है. टू रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रही है कवि का, तो वो डायरेक्टली गिरती जा रही है. तो वो कह रहे हैं कि ये अजीब है, स्ट्रेंज टू फेल. तो यही अजीब, स्ट्रेंज टू टेल है ना, बताने के लिए अजीब सी है, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है. व्हेन द पोइट आस्क्ड द रेन हु आर दो, तो भाई अब क्या रेन क्या आंसर देगी क्या? आई एम द पॉइंट ऑफ द अर्थ. तो वो भाई बोल रही है फिलहाल तो आई एम द पॉइंट ऑफ द अर्थ, बट क्या रेन रिप्लाई दे सकती है? तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेंज टू टेल. और स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या होता है भाई कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन. तो स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन आर टू रिप्लाई द पोइट्स क्वेश्चन, कि मतलब वो पोइट के क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रही है. ठीक है. द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड. सिल्क रोड स्टार्ट हो चुका है. सिल्क रोड जो है वो ये आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर से. ये आर्टिकल इसका इस तरह का था. ठीक है. और 3-4 क्वेश्चन इसमें और भी है, तो मैं आप लोगों को मोस्ट टाइम पे बता देता हूँ. टेंशन मतलब आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना.
सिल्क रोड में से भाई ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये वाला जरूर करिएगा, क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये लाइन से इसकी, तो ये लाइंस जरूर आप याद करें, ठीक है। इस टाइप का या तो ये सारे के सारे आते हैं या फिर कुछ भी, हाँ ये बहुत डार्चन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी जो है वो घूमने के लिए चला जाता है उधर, ठीक है, ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, कार खराब हो जाए। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ओके, एंड द एड्रेस भी अपन लोग देखेंगे, द एड्रेस एंड द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज और क्या चीज नहीं है ना। हाँ, द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन, क्यों था ऑथर डिसअपॉइंट डार्चन से, ये बताना आप लोगों को, ठीक है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन बिकॉज ही वॉज हैविंग हेल्थ इश्यूज ड्यू टू चेंज इट्स एल्टीट्यूड। भाई उसका जो पूरा वातावरण चेंज हो गया था, तो इस वजह से उसको हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसको इन्फ्लुएंजास वगैरह हो गए थे। ही हैड अ कोल्ड एंड वॉज अनेबल टू स्लीप एट नाइट, वो रात के समय में सो भी नहीं पा रहा था। द प्लेस हैड नो पिलग्रिम्स, वहां पर कोई भी यात्रीगण नहीं थे। एंड इट वॉज फिल्ड विथ लोड्स ऑफ रिमेन एंड ट्रेस, और बहुत सारा मतलब ये फिल हुआ था, लोड वगैरह कोई वजन उठा के लेके जा रहा है, और रिमेन्स यही से सारी चीजें थी इसमें। ओके ठीक है भैया, अब इसमें से भी ये तो पहला वाला इंपॉर्टेंट मैंने लगा ही दिया है, दूसरा वाला अपन लोग देख लेते हैं। हाँ, Why did the narrator of the story want to forget the address? The address को क्यों भूलने की कोशिश करता है, एड्रेस को क्यों भूलने की कोशिश करती है नरेटर, ठीक है। वो 2-3 क्वेश्चन ये इसमें टेंशन मतलब सिल्क रोड में, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर याद करें बेटा, ठीक है। अब देखो समझो इस बात को, द एड्रेस क्या स्टोरी है पहले सबको पता है अच्छी तरह, कि यहाँ पर एक मिसेस डोर्लिंग नाम की, वो एक मिसेस एस की बेटी, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारे सामान जो मिसेस डोर्लिंग को देकर चली जाती है। जब उनकी बेटी बड़ी होती है तो माँ की डेथ हो जाती है, मतलब मिसेस एस की डेथ हो जाती है, और जब उनकी डेथ होती है तो उनकी बेटी बचती है, जो कि ऑथर है, जो इसे बोल रही है, जो इस लेखन को लिख रही है, और ये एड्रेस को वो क्यों भूल जाना चाहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस डोर्लिंग केप्ट द वैल्यूएबल आइटम्स इन हर हाउस अंटिल द वॉर was over, as she didn't want them to lose during the war, in case they decided to leave the place. मिसेस डोर्लिंग ने जो क्या करा था बेटा, जितने भी वैल्यूएबल चीज थे ना उनको सबको रख लिया था उसके घर में, और जब तक कि वॉर खत्म ना हो, ठीक है। और वो ये नहीं चाहती थी कि भाई मैं एक भी सामान फिर से खोऊं, जैसे वॉर चल रहा है तो भैया वो जो मिसेस डोर्लिंग थी उन्होंने यही सोचा था कि इसमें से कोई बचेगा तो ही नहीं, अपनी सामान है सारा का सारा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसमें, तो ये चीज उसके दिमाग में चल रही थी। हर मदर, ठीक है, गेव हर द एड्रेस मिसेस डोर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये एड्रेस को याद रखना, ठीक है। मिसेस डोर्लिंग का एड्रेस दिया हुआ था 46 मार्कोनी स्ट्रीट का, ठीक है। किसने दिया था? या हर मदर ने, मतलब ऑथर की मदर ने दिया था। सी रिमेंबर्ड द एड्रेस एंड डिसाइडेड टू विजिट हर अनवे, और वहां पर उस वे पर, उस रास्ते पर जाने की उसने कोशिश करी, मतलब वहां पर विजिट करने की कोशिश करी उस एड्रेस पर, किसने? मिसेस एस की बेटी ने, ठीक है। शी वॉज अफ्रेड टू विजिट द प्लेस अगेन एज इट ब्रॉड बैक मेनी पास्ट मेमोरीज। जो बेटा लेखिका है ना, जो मिसेस एस की बेटी है ना, वो थोड़ी सी डर गई थी उस रास्ते पर विजिट करके, क्योंकि उसे पूरी पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि ऐसे वो स्कूल जाया करती थी, ऐसे उसकी मम्मी से वहां से लेके आया करती थी, तो सारी चीजें उसके सामने आ गई थी, है ना। व्हेन शी सॉ ऑल द पोजेशंस, जब उसने सारी की सारी चीजें देखी, पोजेशंस उसके सारे सामान वगैरह देखे, दे वर अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर, और बहुत बेकार तरीके से सारी चीजें रखी हुई थी, एंड शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम। और उसके बाद लेखिका ने जब उसे देखा तो उसने इंटरेस्ट खो दिया कि मैं चम्मच को भी लेके चला जाऊं, या फिर वो जो पर्दा है वो लेके चली जाऊं, ये सारी चीजें वो भूलने की कोशिश कर रही थी। शी कुड नॉट कनेक्ट विद द थिंग्स एंड थॉट दैट if she would stay at the house any longer she would डिस्ट्रॉय द गुड मेमोरीज, और गुड मेमोरीज। और भाई कुल मिला के बात ये कि वो भाई कुल मिला के अपने आप को एक ही चीज बोलती है कि वो तो हो गया भैया, कुल मिला के टेस्टलेस तरीके से खराब हो गया। तो लेखिका ये कहती है कि अगर वो ज्यादा देर तक रुकेगी ना बेटा, तो उसके विचार वगैरह और बदल जाएंगे, और मतलब यहाँ उसे बुरा लगेगा, अंदर से बुरा लगेगा उसको, ठीक है। अगर ज्यादा देर तक वो रुकेगी तो वो ये इंटरेस्ट भी खो देगी, उसकी यादों से भी वो इंटरेस्ट खो देगी, उसकी मेमोरीज से भी, जो उसकी मेमोरीज इस शहर से जुड़ी हुई है उससे भी वो इंटरेस्ट खो देगी। शी हैड विद दोज आइटम्स, जो आइटम्स जो थे उनसे भी, जो आइटम्स जो उसके मम्मी पापा के मम्मी ने दिए थे वो मिसेस डोर्लिंग को, तो उससे भी वो क्या खो देगी? इंटरेस्ट खो देगी। तो वो जल्दी ही उस घर से निकलना चाहती थी। शी फाइनली डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, वो फाइनली वो कहती है कि मैं आज के बाद इस एड्रेस को कभी भी याद नहीं करूंगी। लेकिन जिंदगी भी कुछ अजीब चीज है, यादें भी बड़ी अजीब सी है। कभी कभी एक छोटी सी चीज को याद करना चाहो तो वो याद नहीं आती, है ना।
और कुछ चीजें भूलना चाहो तो वो भुला ही नहीं जाती, तो गजब ही है, यादें अलग चीज है ना। एंड नोट टू गो बैक दैट प्लेस, और कभी भी वो उस जगह पर वापस नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भैया, Why did the narrator go to नंबर 6 मार्कोनी स्ट्रीट, क्यों गई थी वो? अभी अपन ने पूरा सारांश ही देख लिया उसका। तो नंबर 46 जो है, नंबर 46 जो है, 46 है ना, मैंने 2 पढ़ दिया था। मार्कोनी स्ट्रीट वाज द एड्रेस वेयर द वैल्यूएबल पोजेशंस ऑफ हर हाउस होल्ड वर सपोजली लाइंग सेफ, भाई सुरक्षित रखे हुए थे वहां पर, उसे ऐसा लग रहा था कि सुरक्षित रखे, उनकी सारी चीजें, सारे सामान वगैरह रखे हुए हैं। तो इसलिए, बस इसीलिए वो जो नरेटर थी वो वहां पर गई थी, वहां पर देखने के लिए उनको जा रही थी, टच करना चाहती थी, उन रिमेंबर को, उन यादों को ध्यान में रखना चाहती थी, ताकि वो उनकी चीजों को फील कर सके, इसलिए वो गई थी। व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, यही क्वेश्चन है जो आईएमपी क्वेश्चन है, और ये इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। Will they probably agree? You will probably agree that this story does not have a breathless adventure and exciting action. Okay, then what in your opinion makes it interesting? आगे, अब यहां पे जॉन बायरो वाली स्टोरी आ चुकी है, जॉन बायरो की स्टोरी भी पढ़ चुके हैं, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, व्हाइट हॉर्स। Who was John Byro? Why had he come to the narrator's house? क्यों आए थे वो सबको पता, जॉन बायरो की बहुत प्यारी कहानी है। आरम, आरम इसमें मेन कैरेक्टर है बेटा। ओके, इसके बाद इसके भाई का नाम एक और वो था, क्या नाम था उसका, अपन देख लेंगे, उस पर भी देख लेंगे, है ना। तो सुनो, जॉन बायरो वाज बोर्न इन, जॉन बायरो वाज बोर्न इन असिरिया, ये कुछ उसके शहर का नाम है जहां पर उसने जन्म लिया था। ही वर्कड एज अ फार्मर बट आउट ऑफ लोनलीनेस ही हैड लर्नड टू स्पीक अमेरिकन, उसने अमेरिकन वगैरह भी सीख ली थी। जॉन बायरो के ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। परहैप्स ही वुड सेटल्ड समवेयर इन अमेरिका, वो अमेरिका में भी रहे होंगे। 10 मिल्स फ्रॉम द नरेटर्स हाउस, और नरेटर का जो हाउस था उससे 10 मील दूर था उनका घर। ही वुड कम टू नरेटर्स हाउस, क्यों आए थे वो? क्योंकि घोड़ा गुर गया था। वांट अबाउट द लॉस ऑफ हिज ओनली हॉर्स, उसका घोड़ा गुम गया था, इस वजह से वो वहां पर आए थे। हिज हॉर्स हैड बीन मिसिंग फ्रॉम अ मंथ, कई मंथ से उसका हॉर्स जो था, वो घोड़ा जो था वो गुम गया था बेटा। ठीक है। वाई डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स सो अर्ली, लड़के ने, आरम और उसके भाई का नाम जो था, उसने आरम और एक आरम था और एक कौन था यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताना बेटा। आरम नाम का है, तो वो तो मेन था, और वो घोड़ा लेकर आया था, वो लड़का एक अलग ही था। आफ्टर अ जॉय राइड ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की जो जॉय राइड थी, द बॉयज वर रिटर्निंग टू इट्स हाइडिंग प्लेस वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग, एक सुबह को वो क्या जाते थे बेटा, रिटर्न हो रहे थे अपने घर, मतलब वो जहां पे घोड़े को छुपा रहे थे वहां पे। दे मेट टू जॉन बायरो, जॉन बायरो से डायरेक्टली उनकी मीटिंग हो जाती। द हॉर्सेस ट्रू ऑनर, जो हॉर्स का सच्चा मालिक था, असली मालिक था, जॉन स्वॉर, जॉन जो है उन्होंने कसम खा ली थी इस बात की कि दैट द हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज ओन, हॉर्स जो था वो उनका ट्विन था, मतलब एक और डुप्लीकेट हॉर्स होगा, मतलब डबल रोल है हॉर्स के, घोड़े के। ठीक है। एंड that anyone with a suspicious mind could mistake it for his own, अब यार हर कोई भी ये मिस्टेक कर सकता है कि ये घोड़ा तो मेरा ही है यार, ये चीज है। लेकिन जॉन बायरो ने अपने आप में ये सोचा कि भाई इनकी जो क्या है, इनका जो कम्युनिटी है, इनकी जो मतलब एक तरीके के कौम है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती। ठीक है, बिकॉज इट्स टीथ एंड एवरीथिंग एल्स लुक्ड द सेम, सारी की सारी चीजें सेम लग रही थी, कोई भी ऐसा शक कर देता कि भाई ये घोड़ा है ना, ये मेरा ही घोड़ा है। जॉन बायरो भी बोल सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि ट्विन है, मतलब एक तरीके का डबल रोल है घोड़े का। द बॉयज बिकेम टेरिफाइड एट दिस पॉइंट, उस टाइम पॉइंट पर दोनों के दोनों बॉयज जो थे वो टेरिफाइड हो चुके थे। ठीक है। ड्यू टू फियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ देयर डेयर डेड, मतलब उनको कुल मिलाकर उनको डर बैठ गया था, इस डर से कि उनको पहले अपना खुलासा हो जाए या फिर ये चीज हो जाए, तो दे टुक द हॉर्स द नेक्स्ट डे टू द रियल ऑनर्स बार्न, और वहां पर कुल मिलाकर जो रियल ऑनर का अस्तबल था वहां पर वो उस घोड़े को छोड़ के आ जाते, बांध के आ जाते हैं। ठीक है, बस ये दो तीन तीन क्वेश्चन ही करने बेटा। मदर्स डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोराद आ गया नाम, मोराद वाज द नेम ऑफ द, है ना, मोराद। अब मोराद में एक और ए है क्या? मोराड नहीं नहीं, एक ही है, मोराड एंड आरम। भाई बहुत अच्छी स्टोरी है यार सच में,
है ना, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर गया, सडनली हो जाता है कभी कभी। मदर्स डे, ओके, मिसेस इसमें क्या रहेगा, फिजराल्ड, है ना, वो बिल्कुल सिगरेट विगरेट पीती है, ये फूफू करती है ना, देख लेते हैं। ओके, हु वाज मिसेस फिजराल्ड, मिसेस फिजराल्ड कौन थी? ओके, व्हाट डिड शी एडवाइज मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन को उन्होंने क्या एडवाइस दी? व्हाट एडवाइस मिसेस फिजराल्ड गिव टू एनी, और जो मिसेस एनी थी उनको क्या एडवाइस दी, किसने? मतलब मिसेस फिजराल्ड ने। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, तो देख लीजिएगा। मिसेस फिजराल्ड वाज मिसेस पियर्सन्स फ्रेंड, मिसेस फिजराल्ड जो थी वो मिसेस पियर्सन की क्या थी बेटा, दोस्त थी, एंड नेबर, और एक पड़ोसी थी। शी वाज अ फॉर्च्यून टेलर, वो एक भाग्य बताने वाली क्या थी, वो थी भाग्य बताने वाली थी। शी एडवाइज्ड मिसेस पियर्सन टू असर्ट हरसेल्फ एज द बॉस ऑफ द हाउस, उसने सलाह दी थी मिसेस पियर्सन को कि आप अपने घर पर अपने आप को महसूस कराओ अपने घर वालों को कि यू आर द बॉस, यू आर द रियल बॉस ऑफ योर हाउस, दिस इज द थिंग, है ना। व्हाट वाज मिसेस फिजराल्ड्स ओपिनियन टू मिसेस पियर्सन्स एटीट्यूड, मिसेस पियर्सन का जो रवैया था अपने घर वालों के लिए, उसके ऊपर मिसेस फिजराल्ड का क्या मत था, क्या ओपिनियन था? मिसेस फिजराल्ड सेड दैट मिसेस पियर्सन फैमिली वाज अनडाउटेडली स्पॉइल्ड, जो उनकी फैमिली थी मिसेस पियर्सन की, वो पूरी तरीके से बिना शक से स्पॉइल्ड है, खराब है, बेकार है। ओके, शी फेल्ट दैट इट वाज मिसेस पियर्सन्स एटीट्यूड, ये उनका रवैया है, उनका व्यवहार है अपनी फैमिली से रिलेटेड, ओनली टू टेक देयर ऑर्डर्स एंड स्टेइंग एट होम ओनली व्हाइल दे वेंट आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, और ये एटीट्यूड की वजह से, ये व्यवहार की वजह से कि भाई तुम वो लोग कहीं भी घूमे फिरे बाहर जाए, अच्छे तरीके से एंजॉय करें, और आप उनके ऑर्डर को मानो, उनके ऑर्डर को पूरा करो, और इस वजह से ही ये चीजें हो रही है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप फिर बोझ बन के रहो। क्या कुल मिला के आईएमपी क्वेश्चन है ना, भड़काऊ चैप्टर है, भड़काऊ, ठीक है। व्हाट रीजन डिड मिसेस पियर्सन गिव सिरिल फॉर नॉट मेकिंग टी, क्या रीजन देती है मिसेस पियर्सन सिरिल को चाय नहीं बनाने के लिए? ये मिसेस पियर्सन नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है मिसेस पियर्सन नहीं है, ये मिसेस फिजराल्ड है, बट मिसेस पियर्सन की जो जो बॉडी, वो जो आत्मा है, एक दूसरे की सोल जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 hours अ डे व्हेन सिरिल आस्क्ड फॉर टी, 8 घंटे काम करने के बाद जब सिरिल बोलता है चाय के लिए, मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती है कि शी हैड डन her 8 hours and from now on words she would work only 40 hours a week, वो कहती है कि मैंने अपने 8 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं और अब हफ्ते में मैं केवल 40 घंटे ही वर्क करूंगी, 2 दिन का ऑफ भी मैं लूंगी, ठीक है, ये चीज बोलती है वो, है ना। ओके, what was the change that came over the पियर्सन फैमिली इन द एंड, अंत में क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है पियर्सन की फैमिली में, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। व्हेन मिसेस फिजराल्ड लेफ्ट, जब वो मिसेस फिजराल्ड अपने ही रूप में आकर चली जाती है, मिसेस पियर्सन फैमिली वाज बिलीव्ड टू सी हर स्माइल, मिसेस पियर्सन की फैमिली जो है वो मिसेस पियर्सन की स्माइल देखकर बहुत ज़्यादा थोड़ी रिलीफ के साथ देते हैं, राहत के साथ। मिसेस पियर्सन डिसाइड करती है टू स्टे होम फॉर अ फैमिली गेम ऑफ रमी, और फिर मिसेस पियर्सन डिसाइड करते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे यहाँ पर ऐसा, एंड हैव द चिल्ड्रन रिपेयर डिनर, और उसके बाद प्रिपेयर डिनर, और उसके बाद अपन बच्चों के लिए डिनर बनाएंगे। ओके, द रेडीली एग्री दैट एंड गैदर अराउंड मिसेस पियर्सन एज द प्ले एंड्स, और फिर कुल मिला के ये मिसेस पियर्सन के आसपास ही ये जो प्ले है ये खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज द प्ले राइट हैज रेज्ड द प्ले मदर्स डे, तो ठीक है, ये क्वेश्चन से मुझे लग भी नहीं रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बर्थ, बर्थ, गर्लफ्रेंड का झगड़ा, दिमाग में बातें, डॉक्टर सबको एक मतलब डिलीवरी करना है, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, बड़ी टेंशन वाली बात। क्वेश्चन समझते हैं इसमें से। Why was जॉय मॉर्गन वेटिंग फॉर एंड्रयू, जो एंड्रयू डॉक्टर साहब थे उनका जॉय मॉर्गन क्यों वेट कर रहे थे? जॉय मॉर्गन वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू टू हेल्प हिज वाइफ सुजैन इन द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डिलीवरी में जो है वो उनकी वाइफ थी सुजैन, जो डिलीवरी केस में अभी जस्ट डिलीवरी उनकी होने ही वाली थी, तो एंड्रयू का इसलिए वेट कर रहे थे कि एंड्रयू हेल्प करे डिलीवरी में, क्योंकि एंड्रयू डॉक्टर है। ओके, वेयर डिड जॉय मॉर्गन लिव इन द स्टोरी, जॉय मॉर्गन इस स्टोरी में कहाँ रहता है? वाई वॉज ही वेटिंग फॉर एंड्रयू, और क्यों ये वेट कर रहा था, वो सेम अभी हाल वाला आंसर है, लेकिन वो कहाँ रहता है? ये जॉय मॉर्गन लिव्ड इन ब्लूनेली, ये वाला याद रखना, ठीक है, एंड ही वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू हेल्प, अभी जस्ट पढ़ा अभी सबने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ओके, हाउ डिड एंड्रू सेव सुजैन मॉर्गन? सुजैन मॉर्गन को एंड्रू ने कैसे बचाया? एंड्रू इंजेक्टेड द मेडिसिन, मेडिसिन को उसने डोज दिया था उनको, स्ट्रगल्ड टू रिस्टोर द लाइफलेस सुजैन मॉर्गन, और वो मतलब कुल मिला के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या एक इंजेक्शन दे दिया था, एक मेडिसिन दे दी थी उनको बेहोश करने की। आफ्टर अ फ्यू मिनट इंटेंस एफर्ट, फिर वो थोड़ा सा इंटेंस एफर्ट वगैरह लगाया, हर हार्ट बीट बिकेम स्टडी एंड शी वाज सेव्ड, और उसकी तो हार्ट बीट जो है चलने लग गई थी, और उसके बाद बच गई थी वो। ठीक है, कौन? सुजैन बच गई थी। ओके, व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ जॉय मॉर्गन? जॉय मॉर्गन का एड्रेस क्या था? द एड्रेस जॉय मॉर्गन्स हाउस वाज 12 ब्लाई ना टेरेस, ये ब्लेनेली। ठीक है, ओके। आगे क्या है? व्हाट डज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ रिफर एज अ, अब नहीं देना यार इसमें से, तो बस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द टेल ऑफ मेलन सिटी, टेल ऑफ मेलन सिटी को भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलन सिटी के ऊपर से आता है क्वेश्चन। द टेल ऑफ मेलन, अच्छा इन योर वर्ड्स लिखना है, नरेट करो इसको। द टेल ऑफ मेलन सिटी रन्स लाइक अ फोक टेल, एक कहानी की तरह चलती है ये, एक मतलब इधर उधर कोई सस्पेंस वगैरह नहीं बीच में। देखा, द सिटी इज कॉल्ड मेलन सिटी बिकॉज इट्स रूलर इज अ मेलन। एक रूलर जो था ना वो क्या था? वो एक खरबूजे मतलब तरबूज वाला व्यक्ति, ऐसा था, तरबूज था। देर इज अ क्यूरियस टेल अराउंड इट, एक बहुत अच्छी कहानी है, एक जिज्ञासु कहानी है। वन अपेयर ऑफ अ जेंटल किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, एक भाई जेंटल किंग था, उस मतलब कुल मिला के वो राज कर रहा था अपने स्टेट पर। ही गोट एन आर्क बिल्ट अक्रॉस द ट्रू फेयर, मतलब वहां पर उसने एक बहुत बड़ा वो बनाया था, एक स्टेचू बनाया था। ओके, एंड ही एज ही पास्ड अंडर अ लो आर्क, जब वो आर्क के पास से पास हो रहा था, ठीक है, इट स्ट्रक हिज हेड, उसके हेड में वो लग गई थी, है ना। एंड ही लॉस्ट हिज क्राउन, उसका क्राउन खो गया था वहां पर। ही थॉट इट इज डिसग्रेस एंड ऑर्डर्ड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड, और उसको ये डिसग्रेस लगा, एक बेकार लगा, एक इंसल्ट लगा, तो उसने क्या करा कि जिसने भी इस आर्क को बनाया है उसको क्या कर दिया जाए बेटा, उसको हैंग्ड कर दिया है, फांसी लगा दिया है। उसने एक स्टेचू नहीं बनाया था, वो आर्क टाइप ऐसा कुछ रहता है ना, एक घर में ऐसा इस टाइप का, ये जो चीजें रहती है, ये बनाया था, यहाँ पर उसका हेड टकराया था तो वो गिर गया था, है ना। द चीफ ले द ब्लेम ऑन द वर्कमैन, चीफ जो है वो वर्कमैन पे लगा देते हैं। वर्कमैन वर सरप्राइज्ड एंड दे सेड दैट द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, ब्रिक्स जो थी वो सबको पता अच्छी तरह, वो ईंट बनाने वाले पे लगा देता, अब ईंट बनाने वाला क्या करेगा? तो द मेसन्स वर थॉट गिल्टी, और मेसन्स जो थे वो जो भी लोग थे वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहे थे। द मेसन्स शिफ्टेड द ब्लेम ऑन द, जो मतलब मेसन्स मतलब ईंट बनाने वाले लोग, उन्होंने किसके ऊपर लगा दिया? आर्किटेक्ट के ऊपर लगा दिया इल्जाम। एंड द आर्किटेक्ट पुट द ब्लेम और एट द किंग्स डोर के ऊपर उसने वो लगा दिया। एज ही हैड अमेंडेड हिज ओरिजिनल प्लान, जैसे कि उसने अपना ओरिजिनल प्लान बनाया था तो किंग के ऊपर ही लगा देता कि आपने तो बोला था कि उसको ऐसा कर दो, तो ठीक है, लास्ट में किंग ही निपट लेता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ किंग रूल्ड, क्या गलती थी किंग की उसमें स्टेट के ओवर द स्टेट, एंड व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, और उसने क्या प्रोक्लेम किया था, क्या उसने दावा किया था? द किंग वाज अ फेयर एंड जेंटल, वो किंग जो था जेंटल भी था, महान था, बहुत अच्छा था, है ना। ही सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द मासेस, और वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता था किसमें, कि मतलब जो जनता है, जनता है उसके वेलफेयर के लिए काम करने वाला होता है। सो ही प्रोक्लेम दैट एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, एक आर्क बनाना चाहिए एक इस तरह का लोगों के लिए, है ना। एंड आगे क्या होता है? विच शुड एक्सटेंड अक्रॉस द मेजर थ्रो थ्रोफेयर, और उसके बाद वो बड़ा वो थ्रोफेयर बन जाएगा उससे, तो लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी निकलने में, ठीक है। ही हैव होप्ड दैट इट वुड इंप्रूव पीपल्स माइंड ऑन लुकिंग एट इट, और जब वो इसको देखेंगे तो लोगों का माइंड जो है वो चेंज होगा, इसको देखकर थोड़ा सा विकसित होगा, ठीक है। घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, दोस्तों की कहानी है, ठीक है। विच क्वेश्चन वाज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ शाहिद अली, शाहिद अली का सबसे फेवरेट क्या था? बटर चिकन, ओके, रोगान जोश, ओके, चिकन बिरयानी या लेमन? तो रोगान जोश इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वैसे आप लोग बताना कि इसमें क्या आंसर आएगा, है ना। आप लोग इसमें सारे के सारे आंसर बताना, इसमें ज्यादा, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते बेटा, ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा बनते इसमें, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अ फोटोग्राफ के ऊपर। अ फोटोग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अ फोटोग्राफ में से ये पोएम है बेटा, आता ही आता है, सबको अच्छी तरह पता है, तो एक बार देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड
कार्डबोर्ड डिनोट द पोएम व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। अब मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूं, तो इसमें से दिस 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस 4 नोट 3 है शायद ना, 1 2 3 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, तो ये याद जरूर करके जाएं बेटा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूं द लंबरडम टॉप को, ओके, द लंबरडम टॉप में से दिस वन क्वेश्चन एंड दिस वन क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन ही है, बस ज्यादा टफ नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइल्डहुड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाट डज द पोइट रियलाइज दैट द चाइल्डहुड हैज गॉन, हाँ वेंडस है ना, ओके, बस ये 4 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, ज्यादा पोएम में से ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पोएम तो आसानी रहती है हमेशा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, कोई टेंशन ऐसा नहीं लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी आप लोगों के लिए, एंड ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब अगर आपको ग्रामर की क्लास भी अलग से चाहिए, तो ग्रामर तो आप लोगों को पता है कि अपन ग्रामर बहुत कर रहे तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पहले तो लिटरेचर पार्ट को अच्छे तरीके से कवर अप कर लो, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें बेटा, ठीक है, मिलते हैं अपन क्लास में, बाय बाय। क्लास में मतलब कुल मिला के नेक्स्ट वीडियो में, आपकी ग्रामर वाले वीडियो में, तो आपके 11th क्लास का जो पेपर है ना, उससे पहले ग्रामर का भी वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करना। 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो टेंशन ऐसा मत लेना, साल भर ऐसे निकल गया कि हमारे तो बिल्कुल बोर्ड नहीं है, तो हमारे तो ये चीज़ हो जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, बेटा फिर भी आपको अच्छे से स्टडी करना उसके बावजूद भी, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, एंड अच्छे से तैयारी करना, ओके।